औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को बिलखुसूस होम्योपैथ डॉक्टर्स, फिजिशंस और हमारे वो प्यारे तुलबा व तालबात, वो जूनियर होम्योपैथ जो रिसेंटली होम्योपैथिक फील्ड के साथ जुड़े हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस की तरफ आ रहे हैं, उन्हें होप होम्योपैथिक क्लिनिक बाबर चौक पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 से डॉक्टर बाबर अमीन का सलाम कबूल हो। तमाम होम्योपैथिक कम्युनिटी को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, हमारी गुफ्तगू चल रही है बेलाडोना के हवाले से और बेलाडोना के हवाले से हमने बहुत सारी गुफ्तगू की। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की जा चुकी हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि आप दोस्त जब तक पहली वीडियो से लेके आज तक की वीडियोस को तरतीब में नहीं देखेंगे, उतनी देर तक आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझने में दुश्वारी होगी। लिहाजा तमाम वीडियोस को वन बाई वन आप देखें तो ना सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा होगा, बल्कि आप जो बेलाडोना है उसको समझने, सीखने और उसके इस्तेमाल को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आज हम अपने बेलाडोना के ही नए टॉपिक के साथ गुफ्तगू का आगाज करेंगे, बेलाडोनास इफेक्ट्स ऑन सेरिब्रम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया था कि बेलाडोना जो है उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंसानी जिस्म के ऊपर नर्वस सिस्टम को मुतासर करते हुए असरअंदाज होते हैं, और उसमें हमने देखा था कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी मुतासर करते हैं और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS को भी मुतासर करते हैं। हमने ये भी देखा था कि बेलाडोना के अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो पुरअसर, पॉइजनियस और ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एट्रोपिन है। तो आज दोस्तों हम देखेंगे कि सेरिब्रम जो है वो किस तरह बेलाडोना से मुतासर होता है, और अगर सेरिब्रम मुतासर होता है तो कौन कौन सी अलामात उससे डेवलप होंगी। बेलाडोना यानी एट्रोपिन के इस मोड ऑफ एक्शन को समझने के लिए, ये देखने के लिए कि बेलाडोना जो है वो माइंड सिम्टम कैसे डेवलप करती है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के माइंड सिम्टम आते हैं वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, उसका मरीज तशद्दुद पसंद क्यों हो जाता है, उसका मरीज काटने की तरफ क्यों दौड़ता है, उसके मरीज को डरावने ख्वाब क्यों आते हैं, वो जिन भूत प्रेत क्यों देखता है, वो क्यों अपने सामने खड़े लोगों को पहचान नहीं पाता। ये सारी बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इन तमाम बातों का तल्लुक किसी न किसी तरह सेरिब्रम के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इन सब बातों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेरिब्रम है क्या, सेरिब्रम ब्रेन के किस हिस्सों को हम कहते हैं। जैसा कि हमने देखा था दोस्तों कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मुनहसर है, यानी इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है PNS, उसमें वो तमाम नर्व्स का जाल शामिल है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर है, या जिसके जरिए बैरूनी दुनिया का राब्ता हमारे दिमाग के साथ होता है, उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मुश्तमिल होता है। जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के बुनियादी 3 हिस्से जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। सेरिब्रम है जो सबसे बड़ा हिस्सा है, ये आपको नजर आ रहा है। ब्रेन स्टेम आ जाता है और सेरिबेलम आ जाता है, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है। ये 3 वो हिस्से हैं हमारे ब्रेन के जो बुनियादी तौर पर आप समझ सकते हैं कि हमारे सारे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। आज हम ये जो ब्रोनिश, आपको लाइट ब्रोनिश हिस्सा नजर आ रहा है जिसे सेरिब्रम कहा जाता है,
उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं कि बेलाडोना जो है उसके सेरिब्रम के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं। दोस्तों, सेरिब्रम जो है उसको फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब में डिवाइड किया जाता है। इसमें राइट एंड लेफ्ट पैरिटल लोब होती है, टेम्पोरल लोब होती है, बैक साइड पे ऑक्सीपिटल लोब होती है और फ्रंट साइड के ऊपर जो माथे वाली साइड है वहां पर फ्रंटल लोब जो है वो पाई जाती है। बेलाडोना के नर्वस सिस्टम के ऊपर असरात के हवाले से आज हमारा छठा प्रोग्राम है, जिसमें हम विजुअल, ऑडिटरी और दीगर सेंसरी जो हेलुसिनेशंस हैं उनके हवाले से बात करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम सेरिब्रम के ऊपर बेलाडोना के इफेक्ट्स को देखें, हम ये देखें कि बेलाडोना जो है सेरिब्रम के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है, उसके क्या असरात पड़ते हैं। हमारे लिए ये देखना जरूरी है कि सेरिब्रम जो है वो दरअसल हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो क्या क्या अफ़आल सरअंजाम देता है। और फिर हम ये देखेंगे कि एट्रोपिन जो है वो जब हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस होती है तो वो सेरिब्रम के ऊपर असरअंदाज होके उन अफ़आल को मुतासर करती है और फिर किस किस्म की अलामा जो है वो हमारे सामने आती हैं। बेलाडोना के सेरिब्रम के ऊपर इफेक्ट्स को जांचने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए हमें सेरिब्रम को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ मुख्तसरन सेरिब्रम के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो करूंगा। हमारी 1-2 वीडियोस जो हैं सेरिब्रम के ऊपर होंगी, उसके इफेक्ट्स के ऊपर होंगी। उनको कवर करने के बाद फिर हम जाएंगे बेलाडोना के सेरिब्रम पर असरात के ऊपर कि बेलाडोना जो है जब सेरिब्रम के ऊपर असरअंदाज होती है तो फिर क्या होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब हम सेरिब्रम के अफ़आल को देख लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे तो फिर आपको बेलाडोना के माइंड सिम्टम मेरे बताने, मेरे समझाने के बगैर ही समझ में आना शुरू हो जाएंगे कि ओहो ये गेम है, ये गेम चलती है, ये मामला बनते हैं और इसकी वजह से ये अलामा जो हैं वो पैदा होती हैं। यहाँ पर इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू के दौरान बीच में कुछ टिप्स भी आपको बताने हैं, जैसे हम बाकी वीडियोस में बताते हैं, लेकिन उसका टाइम नहीं हम बताते, सिर्फ इसलिए ताकि आप पूरी वीडियो देखें। हम जो मकसद है हमारा, जो हम बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बाबर मीन, होम्योपैथिक क्लिनिक बाबर चौक, पीपल्स क्वीन नंबर 2, फैसलाबाद से। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, आप समझते हैं कि ये होम्योपैथी की खिदमत है, होम्योपैथ्स को इससे जो है वो फायदा मिल रहा है, खासतौर पे हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनके लिए फायदेमंद है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी करें। हमें लाजमी बताएं, व्हाट्सएप पे कमेंट्स करने के बजाय, पर्सनल कमेंट्स करने के बजाय आप स्ट्रेट यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स करें ताकि हम वही आपको जवाब दें और हमारी डिस्कशन को दूसरे दोस्त भी जो है वो देख सकें और फायदा हासिल कर सकें। तो चलो दोस्तों, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि सेरिब्रम जो है वो है क्या। सेरिब्रम दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। सेरिब्रम हमारे जिस्म की हरकत को कंट्रोल करता है, उनको मुनज़्ज़म मरबूत करता है, दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम हमारे और बहुत सारे हिस्सों को भी कंट्रोल करता है, जिनका तल्लुक बोलचाल से, डिसीजन मेकिंग से, जजमेंट से, सोचने से, रीजनिंग से है, मुशावरत करने से है, मसाइल को हल करने से है, जज्बात और सीखने के अमल को मुमकिन बनाने से है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि सेरिब्रम जो है वो दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो इंतहाई अहम है और हमारे जिस्म के बहुत सारे अफ़आल को वो कंट्रोल करता है। इसको हम दाएं और बाएं हिस्से में तकसीम कर सकते हैं। लेफ्ट ब्रेन, या आप कह सकते हैं कि सेरिब्रम की जो लेफ्ट साइड है
वो और अफाल सर अंजाम देती है, राइट साइड और अफाल सर अंजाम देती है, जिसको आगे हम मजीद डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि बेलाडोना की जो अलामात सामने आती हैं दरअसल वो हमारे सेरिब्रम के किस किस पार्ट के मुतासर होने की वजह से आती हैं, और एट्रोपिन जो है वो उन हिस्सों पे जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जरिए उन हिस्सों को मुतासर करती है, जिसकी वजह से बेलाडोना की सिम्टम जो हैं वो डेवलप होती हैं। दोस्तों, बेलाडोना में जो आप कह सकते हैं द स्फीयर ऑफ एक्शन इज ऑन नर्वस सिस्टम इन एवरी ब्रांच एंड ऑन मस्कुलर सिस्टम, कि बेलाडोना का जो आप कह सकते हैं कि एक्शन है या बेलाडोना के जो असरात है वो हमारे नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम पे और उसकी हर ब्रांच के ऊपर, हर मसल के ऊपर जो है वो नमूदार होते हैं। और इसका जो चीफ एक्शन है बेलाडोना का वो सेरिब्रम है। फ्रॉम हियर इट्स इन्फ्लुएंस इज पास्ड ऑन टू द एंटायर ऑर्गेनिज्म। तो सेरिब्रम के जरिए जो सेरिब्रम के ऊपर बेलाडोना के असरात मुरतब होते हैं, एट्रोपिन के असरात मुरतब होते हैं, वो सेरिब्रम को मुतासर करते हुए हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म को मुतासर करते हैं। उनके असरात पूरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो नजर आते हैं, मुरतब होते हैं। इसमें हमारे ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जिनमें एक्टिव कंजेशन जो है वो पाई जाती है। जैसा कि आपको पता है कंजेशन का मतलब है किसी भी हिस्से में ब्लड की ज्यादती, ब्लड का बहाव किसी तरफ जो है वो ज्यादा हो जाना। इसके अलावा ब्रेन की मेम्ब्रेन्स में इन्फ्लेमेशन का पाया जाना जो है वो भी एक अहम अलामत में से है सेरिब्रम के अंदर। इसके अलावा सेरिब्रम को मुतासर करते हुए बेलाडोना जो है वो हमारे सेंसोरियम जो है उसको भी बहुत ज्यादा नुमाया तौर पर मुतासर करती है, जिसके नतीजे में डिलीरियम, अलूजन मीन फॉल्स परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के बरूनी तौर पर जो है वो ऐसी चीजें नजर आती हैं जिनका हकीकत में वजूद नहीं होता। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने दूसरे या तीसरे लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि सेंसोरियम और सेंसिस में फर्क क्या है। सेंसिस हमारे वो पार्ट्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म की सेंसेशन, एहसासात को लेते हैं बैरूनी दुनिया से और हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं, और सेंसोरियम हम उस पूरे अपरेटस को कहते हैं जो इस अमल में शामिल होता है, उसे हम सेंसोरियम कहते हैं। तो बेलाडोना जो है या दूसरे लफ्जों में एट्रोपिन जो है वो हमारे पूरे सेंसोरियम को मुतासर करती है और बड़े नुमाया तौर पर मुतासर करती है। यानी इसकी अलामात सेंसोरियम के अंदर बड़ी प्रोमिनेंटली जो है वो सामने आती हैं, और उन अलामात में सबसे पहले क्या होता है, डिलीरियम आ जाता है, इल्यूजन्स आ जाते हैं यानी फॉल्स परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, हेलुसिनेशंस आ जाती हैं जैसे कि फॉल्स परसेप्शन ऑफ इमेजेस, कि इसमें ऐसी चीजें, ऐसे इमेजेस जो हैं वो मरीज को दिखाई देते हैं जो दरअसल मौजूद नहीं होते। अब इनके ऊपर हम आगे थोड़ी सी डिटेल से भी बात करेंगे कि हेलुसिनेशन क्यों आती है, एल्यूजन्स क्यों आती हैं, डिलीरियम क्यों आती हैं, मानिया इसके अंदर जो है वो क्यों पाया जाता है, इसका जो मिजाज है वो स्टुपर क्यों होता है, इसी तरह इंसोमानिया इसके अंदर यानी इन एबिलिटी टू स्लीप जो है वो क्यों कर डेवलप होती है। आज मेरी स्पीड आपको थोड़ी सी ज्यादा लग रही होगी क्योंकि कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर आप जो है वो कम टाइम में ज्यादा बात किया करें ताकि एक लंबी वीडियो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं
गैर मुतलका गुफ्तगू जो है वो कम से कम करते हुए मकसद की बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों ये जो पिक्चर अब आपके सामने मौजूद है, ये आप देख रहे हैं, ये तमाम वो अफ़आल हैं जो सेरिब्रम परफॉर्म करता है। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो सेरिब्रम जो है वो परफॉर्म करता है। अब जब हम इन तमाम एक्टिविटीज को समझते नहीं होंगे, जानते नहीं होंगे, हमें ये मालूम नहीं होगा कि सेरिब्रम का कौन सा हिस्सा जो है वो क्या काम करता है, और अगर कौन सी अलामत सामने आती है तो उसके पीछे हमारे ब्रेन या सेरिब्रम का कौन सा पोर्शन जो है वो अफेक्टेड है, और उसके लिए हमें कौन सी दवा देनी है, उतनी देर तक हम अच्छी दवा का इंतखाब नहीं कर सकते, अलामात को नहीं समझ सकते। तो आए दोस्तों, इनमें से आज हम कुछ जो पार्ट्स हैं उनका जायजा लेते हैं, उन्हें हम देखते हैं, और हम कोशिश करेंगे तमाम पार्ट्स जो हैं उनका जायजा लें और उनको देखें कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो बेलाडोना है उनके इन पर क्या असरात मुरतब होते हैं। हमने जिक्र किया था कि एट्रोपिन जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर फालजी कैफियत जो है वो पैदा करती है। वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो फालजी कैफियत जो है वो पैदा करती है। अब अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पैरालिसिस टाइप कैफियत पैदा होती है, या हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ब्रेन मीन कि इसमें सेरिब्रम, इसमें सेरिबेलम, और इसके बाद जो है स्पाइनल कार्ड वो साथ शामिल है, उसके अफ़आल में सुस्ती लाजमी तौर पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फालजी कैफियत पैदा हो रही है। इसको मजीद हम आगे देखेंगे, इनको मजीद हम आगे स्टडी करेंगे। तो आज दोस्तों हम चलते हैं बेलाडोनास इफेक्ट्स ऑन सेरिब्रम। इसके बाद हम देखेंगे सेरिबेलम के ऊपर उसके क्या असरात होते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर क्या असरात होते हैं, स्पाइनल कार्ड के ऊपर क्या असरात होते हैं, इन तीनों को हम देखेंगे, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अच्छे तरीके से हम जो है वो कवर अप करेंगे और बेलाडोना के असरात उस पर देखेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि मोटर एग्जीक्यूशन जो है वो दरअसल है क्या। दोस्तों, मोटर इमेजरी की तारीफ एक ऐसे अमल के तौर पर की गई है जिसमें एक फर्द किसी भी ज़ाहरी कार्रवाई करने से पहले अपने ज़हन में एक तस्वुराती खाका बनाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब हम कोई भी काम परफॉर्म करते हैं, जब हमने कोई भी एक्टिविटी करनी होती है, कोई भी काम करना होता है, तो उससे पहले हमारे ज़हन के अंदर एक रफ खाका बनता है, एक रफ इमेज बनता है कि इस काम को इस तरह किया जाना है। वो खाका बनने के बाद फिर आगे वो काम जो है वो परफॉर्म किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे ये हमारे ज़हन में एक खाका बन रहा है कि हमने जो हाथ है उसको मूवमेंट देनी है, ठीक है, मोटर एग्जीक्यूशन करनी है हमने, तो उससे पहले हमारे ब्रेन में जो है वो मोटर इमेजरी एक खाका बनेगा। उसके बाद वो मूवमेंट परफॉर्म होगी, ऑर्डर जाएगा, वो मूवमेंट जो है परफॉर्म होगी और उस मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाएगा, उस मूवमेंट को देखा जाएगा कि ये जो मूवमेंट हुई है ये बिल्कुल ठीक हुई है। ये सारे का सारा काम नैनो सेकंड के अंदर आपका ब्रेन का हिस्सा सेरिब्रम जो है वो परफॉर्म करता है। अब यहाँ से ये देखें कि हम रोजमर्रा जिंदगी में जितने भी काम सर अंजाम देते हैं, हम चलते हैं, हम भागते हैं, दौड़ते हैं, हम किसी चीज को पकड़ते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट मैच के अंदर हम एक कैच पकड़ने के लिए भागते हैं, तो ये सारे काम, ये तमाम स्टेप्स उसमें परफॉर्म हो रहे होते हैं। अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी, तो हमारा वो काम गलत हो सकता है। एक तो ये हो गया कि जब भी हमने कोई काम करना है, उस काम की एक पूरी आप कह सकते हैं रफ
पिक्चर जो है आपके ब्रेन में बनेगी और उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। जैसे हम कोई भी काम करने से पहले एक बिल्डिंग बनानी है, तो एक बिल्डिंग बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं। पहले रफ स्केच बनता है, उस रफ स्केच के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करनी है उसमें हम देखते हैं कि इसमें कोई तब्दीली रद्दोबदल करना है, वो फिर हम करते हैं और उसके बाद फिर फाइनल स्केच बनता है और उस फाइनल स्केच के मुताबिक एक बिल्डिंग की तमीर हो पाती है। इसी तरह हम अगर रोड पे जा रहे हैं तो रोड के ऊपर अचानक कोई चीज सामने आ जाती है तो हम फौरन ब्रेक लगा देते हैं। देखने में तो एक मामूली सा काम है, लेकिन उसके पीछे हमारे दिमाग के कितने हिस्से काम कर रहे हैं, कितने हिस्से नैनो सेकंड के अंदर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये बात समझने वाली है। और इसी से आपको ये बात क्लियर होगी कि बेलाडोना के जो माइंड सिम्टम सामने आते हैं वो क्यों आते हैं, उसकी वजह क्या है। एट्रोपिन जाके हमारे इन अफाल को, इन जो पॉइंट्स हैं, ये जो वर्किंग यूनिट्स हैं, इनको वो डिस्टर्ब करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सोमैटोसेंसी कॉर्टेक्स। अब हम देखते हैं कि सोमैटोसेंसी कॉर्टेक्स जो है वो क्या अफार सर अंजाम देता है, उसके उसमें क्या काम है। अच्छा, मोटर एग्जीक्यूशन जो है, जो भी हमने देखी, इसमें फेस, हैंड, फुट, इन तमाम की जो मूवमेंट्स हैं, इन तमाम की जो हरकत हैं, वो इसके जो है वो तहत जो है वो कंट्रोल होती हैं। हमारा चलना, हमारे हाथों की मूवमेंट, हमारे फेस की मूवमेंट, हमारी आंखों की मूवमेंट, दाएं देखना है, बाएं देखना है, हाथ को दाएं करना है, बाएं करना है, ठीक है। इसी तरह पाँव, स्टेप कहाँ पे रखना है, ठीक है। हमारा स्टेप जो है वो प्रॉपर तरीके से चलता है तो हम बगैर गिरे हम चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं। लेकिन एक स्टेप गलत पड़ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर हमें चक्कर आ रहे हैं तो चक्कर आने के दौरान हम स्टेप प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाते। उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि हमारा जो सेरिब्रम है वो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा अपने मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर। हम नेक्स्ट यूनिट्स को देखते हैं तो आपको सारी समझ इंशाल्लाह आती चली जाएगी। अब हम देखते हैं सोमैटोसेंसी कॉर्टेक्स को, कि सोमैटोसेंसी कॉर्टेक्स जो है वो क्या है और किस तरह जो है वो काम करता है। तमाम जिस्मानी एहसासात पर कार्रवाई के लिए सोमैटोसेंसी कॉर्टेक्स जो है वो जिम्मेदार है। ये एहसासात पूरे जिस्म में पाए जाने वाले रिसेप्टर से आते हैं जो दर्जा हरारत, दर्द, लम्स, वजन और प्रोप्रियोसेप्शन यानी आपके जिस्म के मकाम, हरकत और अमल के बारे में आपको आगाही देने का अमल के जरिए पता लगाते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी की आंखों के आगे पट्टी बांध देते हैं और उसके हाथ में चम्मच पकड़ा देते हैं तो वो आपको फौरन बता देगा, उसको देख के, छू के, उसको अपने हाथ के जरिए महसूस करके कि ये चम्मच है। अब वो अगर वुडन स्पून है तो वो आपको बता देगा ये लकड़ी का बना हुआ है या ये स्टील का या लोहे का बना हुआ चम्मच है। अब आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है लेकिन वो फिर भी आपको बता रहा है। वो किससे आपको बता रहा है? वो ये चीज आपको सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के जरिए बता रहा है, यानी उसकी जो हिस्से हैं वो अपने उन हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए बता रहा है कि ये क्या चीज है। आपने देखा होगा बड़ी दफा टीवी पे और दीगर हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर इस किस्म की एक्टिविटीज करवाई जाती हैं कि आंखें बंद करके चीज हाथ में पकड़ाई जाती है और कहा जाता है जी कि इसको सेंस करके बताएं ये क्या चीज है, और बहुत सारे लोग उसको सेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है वो अमल कर रहा होता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। मैं इनकी ना बहुत सारी तफसीलात मौजूद हैं, इनकी आगे बहुत सारी बातें हैं जो करने वाली हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारे मेडिसिन के हवाले से इतनी रिलेटेड नहीं है, मैं सिर्फ तारफ़ आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सेरिब्रम जो है आखिर करता क्या है, उसमें क्या क्या कुछ होता है और किस तरह बेलाडोना जो है वो जब असरअंदाज होती है तो उसकी वो जो अलामात डेवलप होती हैं वो क्यों होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा कि बेलाडोना के पेशेंट को गुस्सा क्यों आता है, बेलाडोना का पेशेंट मारपीट की तरफ क्यों जाता है, बेलाडोना के पेशेंट को जो
चक्कर आ रहे होते हैं वो क्यों आते हैं, जब वो उठ के बैठता है तो उसकी निगाह धुंधली क्यों हो जाती है, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको समझ आ जाएंगी। आगे हम चलते हैं विजुअल स्पेशल अटेंशन इसके ऊपर। तो विजुअल स्पेशल अटेंशन जो है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ समवन टू अटेंड टू एंड टू प्रोसेस स्टिमुलाई इन हिज सराउंडिंग स्पेस। बसरी तवज्जो किसी भी फर्द की ऐसी सलाहियत है जिसके जरिए वो अपने आस पास की जगह में मौजूद मुहरकात पर तवज्जो रखता है ताकि उन मुहरकात को मद्देनजर रखते हुए वो कोई भी अमली कदम उठाने का फैसला कर सके। मिसाल के तौर पे जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं रोड पर, तो आप अपने इर्द गिर्द ध्यान रखते हैं कि कोई भी फर्द चलता हुआ रोड पर ना आ जाए। जितने भी मुहर्रक यानी जितने भी मुतहर्रक ऑब्जेक्ट्स होंगे, आप उनके ऊपर आपकी ऑटोमेटिक तवज्जो रहेगी ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हरकत में है वो अचानक आपकी गाड़ी के सामने ना आ जाए। तो आपकी जो विजुअल स्पेशल अटेंशन है ये आपको इस काबिल बनाती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत को मद्देनजर रखते हुए आप डिसीजन मेकिंग कर सकें, आपका सेरिब्रम डिसीजन मेकिंग कर सके कि आपका अगला कदम जो है वो क्या होगा। इसके बाद हमारे पास आता है जी एनालिटिक रीजनिंग। एनालिटिक रीजनिंग की जब हम बात करते हैं यानी तजज़ियाती इस्तदलाल, एक शख्स की ऐसी काबिलियत है कि वो हकायक या कवायद के ग्रुप के अंदर रहते हुए पैटर्न यानी नमूनों की शिनाख्त कर सके, उनमें फर्क निकाल सके और उन नमूनों का इस्तेमाल इन नताइज का तयन करने के लिए करे जो दुरुस्त भी हो सकते हैं और लाजमी तौर पर दुरुस्त हो सकते हैं। तख्लीकी सोच और नमूनों की तफसील की तरफ तवज्जो जैसी महारतें नमूनों के मायने की शनाख्त के मुताबिक फैसला करने में मदद कर सकती हैं कि आगे हमें क्या करना है। इसमें जो एनालिटिकल रीजनिंग है, इसमें हमारा सेरिब्रम क्या करता है कि उसकी लाइब्रेरी में मौजूद जो एक वसी ज़ख़ीरा है इंफॉर्मेशन का, जो कि तस्वीर की सूरत में पड़ी हुई है, जो टेक्स्ट की सूरत में पड़ी हुई है, जो मुख्तलिफ किस्म की शेप में इमेजेस की सूरत में जो है वो पड़ी हुई है, वो उनको इस्तेमाल करते हुए बरूए कार लाते हुए सामने मौजूद पैटर्न्स को देखते हुए और उन पैटर्न्स को अपनी लाइब्रेरी में मौजूद पैटर्न्स के साथ उनकी आइडेंटिफिकेशन करता है और फिर देखता है कि उसने आगे क्या करना है या आगे जो है वो किस किस्म के अमली इक़दाम जो हैं वो करने हैं। तो हमें एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के जरिए मुख्तलिफ फैसले करने में मददगार साबित होती है। आगे दोस्तों हमारे पास आता है मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशंस। जब हम मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशंस की बात करते हैं तो दिमाग के अंदर होने वाले पेचीदा अमल को बेहतर तौर पर समझने और उनका तजिया करने के लिए इन तखमीनों का इत्तलाक होता है और हमारा सेरिब्रम मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन को इसलिए भी इस्तेमाल करता है ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे परफेक्ट तरीके से कर सकें। हमने अगर एक जो है वो छलांग लगानी है या हमने एक स्टेप उठाना है तो उसके ऊपर ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं कि कितने इंच आपका पांव ऊपर उठेगा और कितने इंच पे जाके उसने नीचे आना है, उस पे कितना टाइम लगना चाहिए, उस पे क्या कुछ होना चाहिए। ये जितनी मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशंस हैं ये हमारे सेरिब्रम का ये वाला हिस्सा जो है वो परफॉर्म करता है और इसके जरिए हमें चलने फिरने में, भागने दौड़ने में, चीज़ों को पकड़ने में, चीज़ों को उठाने में जो है वो
बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो अब आपने देखा होगा कि अभी तक हमने जितने भी यूनिट पढ़े हैं सेरिब्रम के, वो सब एक दूसरे के साथ जो है अटैच हैं, वो सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके एक काम को बेहतरीन तरीके से सरंजाम देने में मददगार साबित होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक सेरिब्रम में ही पॉइंट आ जाता है। ये आपने याद रखना है कि ये वाला हिस्सा फ्रंटल एरिया आ जाता है, ठीक है, ये टेम्पोरल एरिया आ जाता है, ये ऑक्सीपिटल एरिया जो है वो आ जाता है। तो आपने ये बात याद रखनी है, थोड़ा सा इसको व्यू में रखना है कि किस तरह कौन से हिस्से में क्या काम परफॉर्म हो रहा है। मैं भी कोशिश करूंगा आपको इसकी आगे जाकर वजाहत कर दूं। आपने अपने तौर पर इमेजिनरी तौर पर ये ज़हन में रखना है कि जी ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन इतना पोर्शन जो है ये हमारा फ्रंटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ताकि आपको मालूम हो कि कौन सा काम किस लोब में वकूअ पजीर होता है, कहां पे परफॉर्म होता है। आगे हमारे पास है जी मोशन परसेप्शन। मोशन परसेप्शन इज द एबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम टू डिसर्न द डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द आई दैट इज सीइंग द ऑब्जेक्ट। के जो मोशन परसेप्शन है, हरकत का अदराक, यानी चलती हुई चीज जो मोशन में ऑब्जेक्ट है उसकी हरकत को मापना, उसकी हरकत का अदराक करना असाबी निज़ाम की वो सलाहियत है जो किसी हरकत पजीर चीज के फासले और रफ्तार को इस आंख के सिलसिले में जानती है जो चीज को देख रही है। यानी आंख हमें चलती हुई चीज को दिखाती है, आंख हमें बता रही है कि एक चीज मूव कर रही है। अब वो आंख नहीं है जो कि उसकी स्पीड को मेजर कर सके, उसकी रफ्तार को देख सके, फासले को देख सके कि फासला कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। वो सिर्फ सेंस करके हमारे ब्रेन को मैसेज जो है वो मुहैया कर रही है। और आगे सेरिब्रम में ये सारे का सारा काम जो है वो मोशन परसेप्शन के जरिए परफॉर्म हो रहा है कि गाड़ी किस रफ्तार से जा रही है। इसमें हमारा जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो भी इसमें यूज होता है, एनालिटिकल पोर्शन है वो भी इसमें यूज होता है। यानी ये सारे मिलजुल कर जो है वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जनाब ये जो ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है इसकी जो स्पीड है वो क्या है, डिस्टेंस क्या है। जैसे हम मोटरवे पे या हम रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम साथ साथ सेंस कर रहे होते हैं कि अगली गाड़ी जो है, जो हमसे आगे गाड़ी जा रही है, उसकी रफ्तार क्या है, वो आस्ता चल रही है, तेज चल रही है। और हम इस चीज को भी असेस कर रहे होते हैं कि अगर उसने ब्रेक लगाई है, हमारा फासला कम हो रहा है, तो हमने भी गाड़ी की रफ्तार आस्ता करनी है, हमने भी ब्रेक लगानी है। ये सारे का सारा सिलसिला ऑटोमेटिक हो रहा होता है। आप बैठे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आंखें देख रही हैं और सेरिब्रम जो है वो सारे के सारे कैलकुलेशंस कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है। वो आपकी सेंसेस से, तमाम सेंसेस से मालूमात ले रहा है, उनके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है इन तमाम यूनिट्स के अंदर, फिर उससे एक नतीजा अखज़ किया जा रहा है। उसके मुताबिक फिर मैसेज भेजा जा रहा है कि आपने या आपके जिस्म ने क्या काम करना है, क्या पाँव ने ब्रेक लगानी है या आपके हाथों ने गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ना है, गियर को आपने कम करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। वो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए एनालिटिकली एक तज्जिया करते हुए एक फैसला करता है और फिर उस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है आपकी बॉडी से, मसल्स के जरिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बेलाडोना यानी एट्रोपिन आपके नर्वस सिस्टम को भी मुतासर करती है और आपके मस्कुलर सिस्टम को भी मुतासर करती है। तो लिहाजा यहां से आपको यह समझ जाना चाहिए कि जो भी बेलाडोना का पेशेंट है उसकी मोशन परसेप्शन जो है वो डिस्टर्ब होगी, यानी उसका हरकत का अदराक करने वाला जो असाबी निज़ाम है या असाबी निज़ाम की जो हरकत
के अदराक की सलाहियत है वो मुतासर होगी। इसी तरह दोस्तों हमारे पास एक और पॉइंट आ जाता है स्पीड परसेप्शन। हमने मोशन माजरत चाहता हूं मोशन परसेप्शन जो है उसको हमने देख लिया कि हरकत के अदराक को। स्पीड परसेप्शन भी हमने उसी में देख लिया कि एक अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है उसको देखना, जांचना, उसका एनालाइज करना और उसके मुताबिक डिसीजन करना, ये भी सेरिब्रम जो है वो काम परफॉर्म करता है। सेरिब्रम का जो हिस्सा है स्पीड परसेप्शन का, ठीक है, वो इस पर अमल दरामद करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। इसको भी अब हम देखते हैं कि प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो क्या है। The visual cortex is the primary cortical region of the brain that receives, integrates and processes visual information relayed from the retinas। यानी दूसरे लफ्जों में विजुअल कॉर्टेक्स दिमाग का बुनियादी कॉर्टिकल हिस्सा है जो रेटिना से मिलने वाली बसरी मालूमात को हासिल करता है, मरबूत करता है और उस पर कार्रवाई करता है। अब आप देखें, जैसे हमने मोशन को हमने देखा, ठीक है, परसेप्शन को हमने देखा, हमने स्पीड परसेप्शन को हमने देखा, तो उसके साथ अब प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो भी तो इन्वॉल्व हो गया ना कि हम किसी भी चीज को देखते हैं, रेटिना से मिलने वाली जो भी बसरी मालूमात है वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो हासिल करता है, उसके मुताबिक मजबूत करता है, उस पर कार्रवाई करता है। अब इस पर जो चीज दूसरे यूनिट्स को भेजने वाली है वो उनको भेजी जाती है। ये सब मिलकर आपस में जो है वो एक लाए अमल तय करते हैं कि यार ये जो मसला आ रहा है इसका अब आगे हल जो है वो क्या होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है कलर परसेप्शन। कलर परसेप्शन या रंग का बसरी अदराक या रंगों को परसीव करना बसरी अदराक की एक ऐसी खासियत है जिसे इंसान और जानवर किसी चीज की शिनाख्त और बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रंग हमेशा अशिया को समझने के काबिल बनाता है। रंग का अदराक इस बात पर मुनहसर है कि कोई चीज तूली मौज को कैसे जज़ब और अकस करती है, यानी जो लाइट की रेज जो है वो आ रही हैं उनको किस तरह कोई चीज जो है वो जज़ब करती है और मुनअकस करती है। इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कलर परसेप्शन, कि कलर को परसीव करना, कलर को महसूस करना, ठीक है। तो हम जो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स जो हैं उनको महसूस करते हैं, उन्हें हम देखते हैं, वो दरअसल क्या है, वो दरअसल आप कह सकते हैं कि इसी हिस्से का खासा है। यही वो हिस्सा है जो हमें कलर्स के अंदर तफरीक करने में मददगार साबित होता है, जो कलर्स के जरिए हमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की पहचान करने में मददगार साबित होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा आप कह सकते हैं गुफ्तगू का सिलसिला, और इस गुफ्तगू के सिलसिले को मुझे यकीन है कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फेस रिकॉग्नाइजेशन को पढ़ेंगे, ऑडिटरी कॉर्टेक्स को देखेंगे, स्पोकन लैंग्वेज कंप्रीहेंसेशन को, पेन को और सिमेनेटिक प्रिंटिंग को हम देखेंगे, ऑल्फिकेशन वगैरह को। ये बाकी जितने भी पोर्शन हमारे हैं इन सब के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। एक दो प्रोग्राम मजीद हम करेंगे ताकि मुख्तसरन थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करके आपको बताया जा सके कि सेरिब्रम क्या जो है वो अफाल सर अंजाम देता है, उसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स हैं जो क्या क्या काम करते हैं, और जब हमारा बेलाडोना एट्रोपिन असरअंदाज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब आप समझते हैं ब्रेन,
और स्पाइनल कार्ड। और जब हम कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एट्रोपिन असरअंदाज होता है तो उसका मतलब वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे असरअंदाज होता है। जब वो ब्रेन पे असरअंदाज होता है तो उसका मतलब है कि वो ब्रेन के जो 3 हिस्से हैं उन पर भी असरअंदाज होता है, जिसमें सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, इसका स्पाइनल कार्ड है। तो हम इन सब को हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे हमारा जो है वो लेक्चर बढ़ेगा। हम इन तमाम चीज़ों को अलामत के हवाले से देखेंगे, क्योंकि अभी हम बेलाडोना की माइंड सिम्टम को स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि हमारी बेलाडोना की ज़ेरी अलामत जो हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, क्यों कर डेवलप होती हैं, और एट्रोपिन का जो है वो असर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर कैसे जो है वो वकूफ़ पज़ीर होता है। मुझे उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको पसंद आ रही होगी, आप को जो है वो यकीनन ये कोशिश पसंद आएगी। अगर आप ये समझें कि हमारी वीडियोस आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हैं, इनमें से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, आपको नया नॉलेज मिल रहा है, आपको मेडिसिन अब समझ आना शुरू हो गई है, अब आप समझते हैं कि मेडिसिन सीखने का अमल, रटा लगाने का नहीं, सीखने का अमल शुरू हो गया है, तो फिर आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारी ये वीडियोस जो हैं वो पहुंच सकें। दोस्तों, मैं इसके साथ ही इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम होम्योपैथ डॉक्टर्स या और शोबा तिब से मुंसलिक जितने लोग हैं उनके हाथों में शफात आप फरमाएं, ताकि हमें जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है वो हम अहसन तरीके से पूरी कर सकें। मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने घर वालों का, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसी सिलसिले की नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।